नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज फिर मैं शबनम और सलीम की बात करती हूँ। सलीम ने एक बार फिर से दोस्तों ये ज़िद पकड़ ली है कि ताज उसका बेटा नहीं है। ताज यानी कि बिट्टू उसका बेटा नहीं है। सरकार चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा ले, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। क्यों? ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं आपके मन को छू जाए, आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि 15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिल करके अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी थी और उसी दौरान एक 11 महीने का बच्चा रोने लगता है और शबनम ने सलीम को फिर से फ़ोन किया, बुलाना चाहा। सलीम बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा, तुम खुद मार दो। शबनम ने बच्चे का गला दबा करके तब तक उसका गला दबा के रखा जब तक वो मर नहीं गया। ये था शबनम का 7वां खून। लेकिन दोस्तों, ये कहानी किसने बनाई? लोग इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कोई अपडेट हो सलीम या शबनम के बारे में, तो मैं उनके साथ शेयर करूँ। इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं शबनम और सलीम को लेकर के। तो सलीम ने ये फिर से कह करके जेल प्रशासन को चौंका दिया है कि डीएनए उसका क्यों नहीं करवाया जा रहा। ताज उसका बेटा नहीं है, ताज उसका बेटा बिल्कुल नहीं है। उसने ये भी कहा कि अगर नारायण दत्त तिवारी का डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो उसका क्यों नहीं? क्या इसलिए कि वो मुख्यमंत्री रहे और वो गरीब का बेटा है? एक और बात जेल प्रशासन की ओर से कही जा रही है कि अब सलीम 5वीं पास नहीं रह गया है। वो पढ़ा-लिखा हो गया है, उसने वहाँ डबल एमए कर लिया है और वो लगातार अखबार पढ़ता है, खबरों के टच में रहता है और हर खबर पे उसकी नज़र रहती है। एक और बात दोस्तों, इन दिनों श्रद्धा मर्डर केस की काफ़ी बात हो रही है, तो इसमें डीएनए का ज़िक्र बार-बार आ रहा है और उसके दिमाग में ये डीएनए का जो कीड़ा है, फिर से कुलबुलाने लगा है। इसीलिए उसने फिर से जेल प्रशासन के सामने ये बात रखी है कि आफ़ताब के खिलाफ जो पूरा केस मज़बूत हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसका डीएनए अ, श्रद्धा का जो हड्डियाँ मिली हैं, उनका डीएनए का मिलान उसके माता-पिता से हो गया है और अब वो केस जो है काफ़ी पुख्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए उसको फिर से ध्यान आया कि डीएनए टेस्ट उसका होना चाहिए। एक और बात, जिस समय ये घटना होती है, ये घटना है 14 और 15 की रात की और 16 अप्रैल को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। आप दोस्तों गौर करिएगा, एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाती है और पता चल जाता है कि मौत के पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई संघर्ष नहीं दिखाया। मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ज़हर दे कर के पहले बेहोश किया गया था या फिर ये भी हो सकता है कि ज़हर से उनकी जान चली गई हो। दोनों ही चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता को ये पहला पॉइंट मिल गया कि जब पूरा परिवार बेहोश था, तो शबनम होश में कैसी थी? उस वक़्त जो हालात थे, उसमें शबनम से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन आरपी गुप्ता ने अपनी जाँच को जारी रखा। अब मैं चूँकि मेरी आरपी गुप्ता से भी बात हुई, तो मैंने तब भी उनसे ये सवाल किया था
कि जिस समय सारे सबूत जुटाए जा रहे थे, तो इस बात पे क्यों गौर नहीं किया गया कि जो ज़हर या बेहोशी की दवा खरीदी गई थी, उसका रिकॉर्ड फ़ाइल में दर्ज नहीं है। एक और सवाल है, अगर ताज सलीम का बेटा नहीं है, तो फिर वो किसका बेटा है? मुझे एक बात याद आ रही है, जिन दिनों शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से गुहार की थी कि उसकी माँ को इंसाफ दें, उसकी माँ को उससे अलग न करे। चूँकि ताज जो है, इस समय उस्मान सैफी के पास रह रहा है, उसके वही पिता हैं और उनकी बेटी, उनकी जो वाइफ़ है वंदना, वो उनकी माँ है ताज की। तो एक तरह से देखा जाए तो उस्मान सैफी ने बहुत बड़े दिल से ये काम किया कि उन्होंने ताज को अपना लिया। लेकिन उस्मान सैफी ने एक बार शबनम से ये पूछा कि ये सब उसने क्यों किया? क्या यह सच है कि उसने अपने परिवार के लोगों की हत्या की है? तो उस समय उस्मान सैफी ने मुझे बताया था कि शबनम ने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, वो हमेशा चुप लगा जाती है। इसलिए वो खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस पूरे केस के पीछे हो ना हो, कोई और भी हो सकता है। चूँकि शबनम कुछ बताती ही नहीं है। इसलिए अमरोहा की जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त को 2010 में फैसला सुनाया, सलीम और शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई, उस समय जज थे एस.ए. हुसैनी। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा था, आप दोस्तों गौर कीजिएगा कि इससे जघन्य कत्लेआम और कोई नहीं हो सकता। यानी कि ये रेयरेस्ट केस है। पुलिस ने जिस तरीके से केस को सुलझाया है, उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जाँच नहीं देखी है। यानी कि जितनी जल्दबाज़ी में ये केस सुलझाया, उस जज ने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो इतनी जल्दी क्या थी? दूसरे ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और 2010 में सेशन कोर्ट से फांसी की सज़ा भी हो जाती है और हाई कोर्ट ने भी वही फैसला बरकरार रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला बरकरार रखा। मैं यहाँ रोक कर के आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जिस समय जज एस.ए. हुसैनी ने ये सज़ा सुनाई, तो उससे पहले उन्होंने अपने रूम में सलीम और शबनम को बुलाया और उनके साथ में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे, गुप्ता जी। उनके सामने उन्होंने पूछा कि आपको कुछ कहना है? आपको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। तो शबनम और सलीम ने कहा कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहना। जिस पुलिस अधिकारी ने अपने हिसाब से टैकल करके आप जानते हैं कि किस तरीके से पुलिस गुनाह को कबूल करवाती है। उसकी मौजूदगी में अगर किसी ये पूछा जाए कि आपने ये किया है, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि हाँ, वो वही जवाब देगा जो उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी सलीम और शबनम को माफ़ी की उम्मीद थी, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहाँ भी उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रही। यहाँ तक शायद से सभी लोगों को पता है। और जब शबनम के बेटे ने गुहार लगानी शुरू की, तो ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आता है और सबको बिट्टू यानी कि ताज से बहुत बड़ी सहानुभूति होती है। पर्सनली जब मैंने बिट्टू से बात की, तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बच्चा कल को जब शबनम को फांसी हो जाएगी, तो ये बच्चा बिन माँ का हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारी कोशिशें की गईं, लेकिन हाई कोर्ट की वकील
ने काफ़ी आगे जा कर के इस पूरे मामले में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, आनंदीबेन, उन तक वो पहुँची। उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि इस पे वो पुनर्विचार करें और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस पूरे केस को दोबारा इसकी जाँच की जाए। इधर शबनम भी बराबर ये कह रही है कि इस केस की दोबारा जाँच की जाए। इनफैक्ट शबनम की चाची, उसके चाचा उस समय चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन आज की तारीख में वो कहते हैं कि इस पूरे केस की सीबीआई से जाँच होनी चाहिए। और इधर सलीम पूरे मामले में चुप है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहा है कि ये जो बच्चा है ये उसका नहीं है, तो प्रशासन चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा ले। अब यहाँ पेच फँसा हुआ है कि सलीम की सुनेगा कौन? शबनम ने अपने अंदर बहुत सारी बातें दफ़्न की हुई हैं, उसे पता है ये बच्चा किसका है। तो अगर इस पूरे मामले को आज दोबारा आपके सामने डिस्कस करने का और जो सलीम ने एक बार फिर से डीएनए का शोर मचाया है, आपके सामने लाने का मकसद यही है कि अगर सलीम का एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सलीम ने ये वाली बात हाई कोर्ट के वकील सैयद नकवी से भी कही थी। लेकिन उसके बाद इस पे कोई काम ही नहीं हुआ। ना तो जेल प्रशासन ने वो एप्लीकेशन आगे मूव की, ना तो जो आनंदीबेन की तरफ से जेल प्रशासन को फाइल पहुँची थी, उस पे कोई काम हुआ। यानी कि ये पूरा मामला सलीम और शबनम का जस का तस वैसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शबनम कभी जेल से बाहर ना निकले, सलीम कभी जेल से बाहर ना निकले? दोस्तों, आप लगातार इस स्टोरी पे नज़र बनाए हुए हैं। हमेशा इस स्टोरी पे आप अपनी राय देते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपको भी लगता है क्या कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि शबनम कभी जेल से बाहर ना आए, चाहे उसको वहाँ फांसी मिल जाए, कुछ भी हो जाए। इधर सलीम के लिए भी लोग ये सोचते हैं क्या कि वो कभी बाहर ना आए? क्योंकि पिछले दिनों मेरी सलीम के पिता से बात हुई थी। काफ़ी गरीब हैं, चाय का ठेला लगाते हैं और बहुत कम इनकम है उनकी। इतने पैसे भी नहीं है कि वो कभी जाकर के सलीम को मिल के आएँ। पिछले 5 सालों में उन्होंने सलीम की शक्ल तक नहीं देखी। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस का उस समय भी क्या हश्र हुआ होगा, जिनके साथ ना कोई वकील हो, ना कोई पैरवी करने वाला हो और दोनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई हुई है। अब उनकी फ़ाइल जहाँ है, जैसे है, वैसे ही पड़ी हुई है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि इस केस में कोई भी शख्स आगे आकर के इस फ़ाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा, ना तो जेल प्रशासन। बस एक उम्मीद है शबनम को और सलीम को, तो वो है राज्यपाल से, वो है राष्ट्रपति से, वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो कभी किसी दिन जो जेल में पड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे कंटेंट के बारे में? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे हमेशा शबनम और दूसरी ऐसी वीडियोज़ पे अपने कमेंट देते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर देंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैं उन सब कमेंट्स करने वाले लोगों के नाम नहीं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको पहले ढूँढ के नहीं रखा था और इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन लबो-लव ये है कि बहुत सारे लोग सलीम और शबनम के बारे में हर अपडेट जानना चाहते हैं। तो मैं उन सब व्यूअर्स का धन्यवाद भी करती हूँ जो बराबर मेरे वीडियो को देखते हैं और अपनी राय देते हैं।
दोस्तों फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।